नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रात के 1 बजे फोन आया सत्य घटना पे। रात को 1 बजे नीलू के फोन की घंटड़ी धनधना उठी। दिल अनजान आशंकाओं से घेर गया। बेटा विदेश में है, बेटी पुणे के एक हॉस्टल में रहती है। किसका फोन होगा? मैं सोच ही रही थी कि पति ने तेज कदमों से जाकर फोन उठा लिया। पापा का देहरादून से फोन था। मेरी दादी नहीं रही थी। यह सुनते ही मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, देखो मधु, दादी अपनी उम्र के 84 साल जी चुकी थी। आखिर एक न एक दिन तो यह होना ही था। तुम जानती हो कि जन्म और मृत्यु जीवन के दो अकाट सत्य है। उन्होंने मुझे पानी पिलाकर कुछ देर सोने की हिदायत दी और कहा, सवेरे 4 बजे निकलना होगा, तभी अंतिम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। मैं लेट गई, पर मेरी आंसू-पूरित आंखों के सामने अतीत के पुने उलटने लगे। मेरी दादी शांत 16 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। 2 महीने का बेटा गोद में देकर उनका सुहाग घुड़सवारी करते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया था। वेदव्य की काली घटनाओं ने उनकी खुशियों के सूरज को पूर्णतया ढक दिया। गोद में कुलदीपक होने के बावजूद उन पर मनहूस का लेबल लग रहा। उन्होंने ससुराल निकलता देख दिया गया। ससुराल से निर्वासित होकर दादी ने मायके का दरवाजा खटखटाया। मायके के दरवाजे तो उनके लिए खुल गए, पर सास ससुर की लाचारी का फायदा उठाकर उनकी भाभी ने उन्हें एक अवैतनिक नौकरानी से ज्यादा का दर्जा न दिया। मायके में दिन रात सेवा कर उन्होंने अपने बेटे का 10 साल के होते ही मायके को भी अलविदा कह दिया। देहरादून में बरसों पहले विहाई बसन की सहेली का पता उनके पास था। बस सहेली के सासरे ही वे देहरादून आ पहुंची। सहेली तो मिली ही, साथ ही वहां एक कमरे का आश्रय भी मिल गया। सहेली और उसके पति दोनों उदार वयम दयालु थे। उन्होंने उनके बेटे यानी हमारे पापा का दाखिला भी एक नजदीक स्कूल में करवा दिया। दादी स्वेटर बनाने और क्रोशिश वयम धागे से विभिन्न तरह की चीजें बनाने में सिद्धहस्त थी। स्वेटर पर ऐसे सुंदर नमूने डालती कि राह चलाने वाला एक बार तो गौर से अवश्य देखता। उनके पुणे स्वेटर और कोशिश के काम की धूप पूरे मोहल्ले में फैल गई। देखते ही देखते उन्हें खूब काम मिलने लगा। दिन रात मेहनत करके वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई। उन्होंने सहेली को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसी के घर के पास 2 कमरों का मकान लेकर उन्हें रहने लगी। घर सहेली का उपकार कभी नहीं भूली। पापा भी 16-17 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें भी किसी जानकार की दुकान पर काम सीखने भेजने लगी। पापा होनहार थे। बड़ी मेहनत और लगन से वे काम सीखने लगे। मायका छोड़ते समय भाभी की नज़र से बच्चा उनकी माँ ने एक गहने की छोटी सी पोटली उन्हें थमा दी थी। उन्होंने उसे लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, पर उनकी माँ ने अपनी कसम दे दी थी कि अपनी माँ की बेबसी और डबाबाई आंखें देख उन्हें वह पोटली लेनी पड़ी। दादी अपनी माँ की निशानी बड़ी जतन से संभाल कर रखती आई थी। कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी उसे नहीं छुपा, पर आज अपने होनहार बेटे का कारोबार जमाने की खातिर उस निशानी का भी भोल भाव कर दिया। आज मैं स्वयं को और इस नए पीढ़ी को दिखाती हूँ तो चारों ओर अशिक्षण आक्रोश फैल देखती हूँ। छोटी छोटी बातों में गुस्सा तुकन मिजाजी देखने को मिलती है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी असंतुष्टता दिखाई देती है। पर दादी के जीवन में तो 16 वर्ष के बाद ही पतड़ के स्थायी डेरा जमा लिया था। जीवन में कदम कदम पर अपमान, अभाव एवं धोखे खाए थे, पर इन सब ने उनमें गजब की सहनशीलता भर दी थी। हमने कभी घर में उन्हें गुस्सा करते चिल्लाते नहीं देखा।
अपनी मौन मुस्कान से ही वे सबके दिलों पर राज करती थी। मम्मी पापा को उनसे कोई शिकायत न थी। वे उनको माँ बनाकर सीख भी देती और दोस्त बनाकर हंसी मजाक भी करती। दादी जी के बारे में सोचते सोचते कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। पति टैक्सी वाले को फोन करने लगी। मैंने जल्दी से 2 कप चाय बना ली। हम चल दिए दादी की अंतिम यात्रा में शामिल होने। टैक्सी में बैठते ही मैंने आंखें बूंद ली। दादी की याद के चलचित्र की अगली से रील चलने लगी। दादी स्वयं पुराने जमाने की थी, लेकिन आस पड़ोस और महल्ले की औरतों की आज़ादी के लिए उन्होंने ही शंखनाद किया। ससुराल में घूंघट से त्रस्त हो गए कई महिलाओं को उन्होंने घूंघट से आज़ादी दिलवाई। घरों के बड़े बुजुर्गों को समझाया कि सिर पर ओढ़नी, आंखों और दिल में बुजुर्ग के लिए अदर सेवा ही सब कुछ है। हाथ भर का घूंघट निकालकर बड़े बुढ़ों का अपमान करना उनकी मजबूरी और लाचारी में उन्हें कोसना गलत है। घूंघटों से बेजार महिलाओं को जीवन में बड़ी राहत मिल गई थी। दादी की बातें लोगों के दिलो जहन में ऐसे उतरती जैसे धूप एवं प्यार से खुशक गलों में मीठा शरबत उतार देती। दादी स्वयं पढ़ी लिखी न थी, पर उन्होंने मम्मी के लिए अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाने का बीड़ा उठाया। घर परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले कर मम्मी को कॉलेज भेजा। मुख्य विषय संगीत था, इसलिए हारमोनियम मंगवाया। शाम के समय माँ सुर लगाती तो दादी मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद कर बैठ जाती और दो तीन गाने सुन बिना न उठती थी। हमारे भाई का जन्मदिन भी वे बड़े निराले तरीके से मनवाती। न तो पार्टी न डांस, बस माँ का बनाया मिलके एक एक काटा जाता। दोपहर को बड़े बड़े कढ़ाई और पतीलों में जायकेदार बड़ी कढ़ी चावल और शुद्ध देसी घी में हलवा बनवाया जाता। विशेष मेहमान होते अनाथ आश्रम के प्यारे प्यारे बच्चे जो अपने आश्रय का सुरीला बेड़ बजाते हुए पंक्तिबद्ध होकर आते और बड़े ही सा स्वयं कढ़ी चावल एवं हलवे के भोजन से तृप्त होते थे। साथ ही रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक एक जोड़ी कपड़े लेकर आते थे जाते थे। उसके बाद होता था महल्ले के सभी लोगों का महाभोजन। एक बड़े से दालन में बच्चे बड़े सभी भोजन करते थे। हम सब घर वाले तब तक पंगत से नहीं उठते थे जब तक सब तृप्त न हो जाते। हल्के फुल्के हंसी के माहौल में भोजन होता मानो कि एक विशाल पिकनिक चल रही हो। मैं तब 10वीं कक्षा में थी। स्कूल से घर आई तो देखा दीदी रो रही है और मम्मी पास ही में रो आसी सी खड़ी है। दीदी ने आगे पढ़ने के लिए जो विषय लिया था उसके लिए उन्हें सह शिक्षा कॉलेज में दाखिल लेना था, पर पापा आज्ञा नहीं दे रहे थे। दादी उन दिनों हरिद्वार गए थे। दीदी ने चुपके से उन्हें फोन कर दिया। दादी ने आते ही एक बार मैं ही पापा से हाँ करवा ली। उन्होंने पापा को सिर्फ एक बात कही, मेरा को हम सब ने मिलकर संस्कार दिए हैं, उनमें क्या कुछ कमी रह गई है जो मीरा को उस कॉलेज में जाने से तू रोक रहा है? हमें अपनी मीरा का पर पूरा भरोसा है। वह वहाँ पर लगन से पढ़कर अच्छे अंक लाएगी और हमारा सिर ऊंचा करेगी। परोक्ष रूप से उन्होंने मीरा दीदी को भी हिदायत दे दी थी और वास्तव में दीदी ने प्रथम रैंक लाकर घर परिवार का नाम रोशन कर दिया। इसी क्षण टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ ने हमें यादों के झरोखों से बाहर निकाला। टैक्सी रफ्तार पकड़े हुए थी। शीघ्र ही हम देहरादून पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही दादी के पार्थिव शरीर को देखते ही यत्न से दुआए हुए
हिचकी तेज रुदन में बदल गई। सभी पहुंच चुके थे, बस मेरा इंतजार हो रहा था। पापा ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मधु बेटी, इस प्रकार रोकर तुम अपनी दादी को दुखी कर रही हो। वो तो संसार में माया जाल से मुक्त हो गई है। एक 16 साल की विधवा का साथ में एक मधुमेह बच्चे के साथ इस संसार रूपी सागर को पार करना बहुत ही कठिन था। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान एवं इज्जत को गिरवे रखे बिना इस सागर को पार किया। वो तो स्वयं सिद्ध थी कि उन्होंने समाज की खोली रूढ़ियों पहाड़ों में दूर रहकर अपने रास्तों खोज बनाए। जो उन्हें अच्छा और सही लगा उसे ग्रहण किया और व्यर्थ की मान्यताओं को उन्होंने अपने मार्ग से हटा दिया। उनके मुक्ति पर्व को शोक में मत बदलो। कुछ देर बाद दादी की अंतिम यात्रा आरंभ हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग साथ थे। दादी की मृत्यु प्रक्रिया उनकी इच्छा अनुसार की गई। न तो ब्राह्मण भोज हुआ, न पुजारी पंडों को दान दिया गया। लगभग बच्चों गरीबों को भरपेट भोजन करवाया गया और एक एक कबल उन्हें दान स्वरूप दिए गए। पापा ने दादी की इच्छा अनुसार अनाथ आश्रम, महिला कल्याण घर और अस्पताल में 2-2 कमरे बनवा दिए। देखते देखते दादी हमसे बहुत दूर चली गई। वे अपने पीछे छोड़ गए संघर्षों का ऐसा अनमोल खजाना जो कभी सभी नारियों के लिए एक सबक है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मान सम्मान एवं इज्जत को बसाते हुए आगे बढ़े। वे बस इस युग की ऐसी महिला थी जिसने अपने मृतप्राय जीवन भाग्य को नवीन विचारों, दृढ़ कल्पों, कर्मनिष्ठा एवं मेहनत के बबूलों फिर से हरी भरी बना दिया। वास्तव में वे स्वयं सिद्ध थी। वास्तव में स्वयं थी। और ऐसे न्यू न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।